और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। धमतरी आईपीएल मैच में सट्टे का काला खेल, सट्टा लगाते 5 सटोरियों को अरेस्ट किया गया है। दबिश में 1,30,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। साथ ही मोबाइल, 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया है। नगरी और धमतरी में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के दौरान लाखों की सट्टा पट्टी बरामद की गई है। आईपीएल मैच में सट्टा लगाते सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 सटोरिये दबोचे गए हैं और दबिश में 1,30,000 रुपए भी जब्त किया गया। मोबाइल और 2 पहिया वाहन को भी जब्त किया गया है। महासमुंद से खबर, पटाखा गोदाम में छापेमारी की गई है, जहां पटाखा गोदाम में पुलिस का छापा, भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया गया है। करीब 1.5 करोड़ के पटाखे व्यापारी नितेश अग्रवाल गिरफ्तार हुआ है। वैध दस्तावेज नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। सरायपाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब दस्तावेज खंगाले गए तो कोई भी प्रमाणिक तौर पर कागजात नहीं मिले हैं और इसके बाद व्यापारी नितेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और 1 करोड़ से भी ज्यादा का सामान जब्त किया गया। पटाखा गोदाम में बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। खबर महासमुंद से है। पुलिसकर्मी की मौत का मामला है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में पुलिस आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। आरक्षक सौदागर बगरसी की मौत, अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और मामले की जांच में लगी हुई है। पुलिस की मौके पर ही मौत हो गई थी, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी और आरक्षक सौदागर बगरसी की मौके पर ही मौत। वाहन की तलाश में पुलिस जुटी है, वाहन चालक फरार हो गया। चट्टी गिरौलिया और बोतलडीह के बीच ये हादसा हुआ था और आसपास के थानों की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। 24 घंटे में 1,543 नए मामले फिर से सामने आए हैं और रायगढ़ से सबसे ज्यादा 264 मामले सामने आए हैं। रायपुर से 116 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा हालांकि काफी ज्यादा, 49 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो एक्टिव केसों की संख्या उनमें गिरावट तो है, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ गई है। और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार, जहां 1500 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। मरवाई उपचुनाव के लिए रविवार को चुनावी शोर थम गया और आज तमाम नेता मतदाताओं के घर घर जाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित हैं। इधर चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। तो आज मतदाता के दरवाजे पर नेताजी पहुंचेंगे। डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। जो जनसभाएं हो रही थी, रैलियां हो रही थी, उस पर अब रोक लग चुकी है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, चुनावी शोर थम चुका है, आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा, कल मतदान होना है, किस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक दिन बस आज बचा हुआ है, एक तरह कहें कि लोगों तक के जो पार्टियां हैं वो पहुंच सकती हैं। और ये वजह है कि डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों के दरवाजे पर जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो पहुंचते हैं या जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और एक तरह से कहें कि अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। तो मरवाही में भी अगर हम बात करें तो इसी तरह का जो नजारा है वो दिखाई दे। इस तरह की कैंपेनिंग की बात होती तो सुबह से ही लोगों के बीच में जो है वो जो तमाम पार्टी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें तो मरवाही के चुनाव को लेकर एक तरह से कहें कि जो ट्विस्ट लगातार आते जा रहे हैं कि पहले जोगी कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया, उसके बाद में कल हमने देखा कि जोगी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। तो तमाम तरह के ये तमाम ट्विस्ट दिखाई दे रहे हैं कि इसके बीच में जो मुकाबला है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। ये पहले ये हो रहा था कि सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से जोगी कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो
थोड़े उत्साह में नजर आ रही है। जी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आज का पूरा दिन जो है वो लोग जो तमाम जनप्रतिनिधि है लोगों के घरों में जाएंगे और अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो घर है उसको कवर करे ताकि सीधे तौर पे अपनी बात रख सके। और ये जो आखिरी दिन का जो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सीधे जब आप मिलते हैं, कई बार बाकी जो होते हैं वो जुलूस होती है, सभाएं होती हैं, जरूरी नहीं कि एक भीड़ होती है और भीड़ तक के आपकी बात पूरी पहुंच जाए, लेकिन आप सीधे अगर कहें कि आमने सामने मिलते हैं, जो प्रत्याशी भी मिलते हैं, तो एक अलग तरह की बात होती है। और कई बार होता है कि जो आखिरी दिन है वो नतीजों को पलटने में भी एक बड़ी भूमिका निभा देता है कई बार। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब तमाम जो व्यवस्थाएं वो तो की ही जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना है उसके बाद गाइडेंस कुछ अलग ही जारी की गई हैं और प्रत्येक मतदाता को भी ये जानकारी दी जा रही है कि वो तमाम व्यवस्थाओं के बीच में ही मतदान करने पहुंचे। आज डोर टू डोर कैंपेन होगा, तमाम जो नेता हैं वो आज घर घर जाकर मतदान करने की अपील करेंगे और साथ ही अपने पार्टी के अपने जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट डालने की अपील आज नेता करेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिली। किसानों के खाते में न्याय योजना की तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी शुभारंभ कर दिया गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मोबाइल हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गई। वहीं अलंकरण समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार को भी सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि अब गरीबों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और साथ ही सीएम ने सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। वहीं विधानसभा स्पीकर और राज्यपाल ने भी सरकार के कामों की जमकर सराहना की है। छत्तीसगढ़ के 20 साल पूरे हो गए। कल रविवार को प्रदेश 21वें साल में प्रवेश कर गया और इस मौके पर कोई बड़े कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन प्रदेश को सौगात जरूर दिए जा रहे हैं। राज्योत्सव में सीएम ने प्रदेश को कई सौगात दी है और इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में उद्योग को लेकर 25 MOU किया जा चुका है। एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और उसकी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस दौरान सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी की तो मोबाइल हॉस्पिटल की भी शुरुआत की। और इस राज्योत्सव कार्यक्रम में राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पेल पुनिया, PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में राज्योत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में अशोका रतन में कोहिनूर सोसाइटी ने हर उम्र के लोगों के लिए पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी। कंपटीशन की खास बात यह थी कि कॉलोनी की दीवार को ही कैनवास की तरह इस्तेमाल किया गया। इन दीवारों पर बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी अपना हुनर दिखाया। पेंटिंग की वजह से दीवार की रंगत ही बदल गई। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि कोरोना की वजह से कई महीनों से बच्चे घर में रहने को मजबूर थे। ऐसे में उनके हुनर को मंच देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 लाख के नामी नक्सली भी शामिल हैं और अभी तक जिले में 177 नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस के दिन 27 माओवादी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं, जिसमें कि 5 इनामी नक्सली हैं। पिछले 3 माह में करीब 177 माओवादी सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 45 इनामी नक्सली हैं। 3 माह में जब से लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया है, इसमें कि 1600 नक्सलियों की सूची हमने जारी की थी। इसमें से 177 सरेंडर कर चुके हैं और लगातार अंधुनी क्षेत्र से लोग नक्सली खतरे के बावजूद एकजुट होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जशपुर के रहने वाले एक सेना के जवान के लद्दाख में सड़क हादसे में शहीद हो गए। ड्यूटी के दौरान यह हादसा हुआ। जवान जशपुर जिले के कुनकुरी के हर्रा डांड का रहने वाला था। जवान के पार्थिव शरीर को लद्दाख से लाने की तैयारी चल रही है। उसके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से लाया जाएगा।
बलरामपुर में भालू की दहशत बनी हुई है। ये दो लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। भालू की फिर तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर जा रहे एक ट्रक के पीछे भालू भागता हुआ नजर आया। इसे लेकर आसपास के गांवों में दहशत बनी हुई है। उधर वन विभाग भालू के रवैये पर निगरानी बनाए हुए है। विभाग का कहना है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भालू का बर्ताव कितना बदला है। ये जानने के बाद भालू पकड़ा जाएगा। उधर मृतक के परिजनों से विधायक चिंतामणि महाराज ने मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया है। निश्चित रूप से उस परिवार के लिए जो भी घटना हुआ है वो तो अपूरणीय क्षति है। उस क्षति को पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसमें परिवार की ओर से आग्रह किया गया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखते हैं नियम क्या कहता है। नियमानुसार जो भी सहयोग होगा हम पूरा मदद करेंगे। देखिए, मारने के लिए पहले वाइल्ड लाइफ मेडन जो होते हैं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं वन प्राणी के, तो उनके आदेश पहले प्राप्त होती है, उसके बाद मारने की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मारने के पूर्व ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या ये पागल हुआ है कि ये प्राकृतिक रूप से जो इनकी गुण है, नेचुरल गुण, उसके तहत इन्होंने अटैक किया है क्या। बेमेतरा की शिवनाथ नदी में युवक की छलांग लगाने की खबर सामने आई थी, जिसके दूसरे दिन भी उसकी तलाश जारी है। हालांकि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। देर रात तक युवक की तलाश की गई और इस दौरान पुल के पास पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कई लोग भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। सरकार की नई उद्योग नीति से यहां उद्योग के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि उद्योग धंधे लगने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और पिछड़े इलाकों का आर्थिक विकास हो सके। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में उद्योगों की बेहतर स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त छत्तीसगढ़ का होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उद्योगों को एक अनुकूल माहौल दिया है, जिसके कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास संभव हो पाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति बनाई है, जो कि प्रदेश में उद्योगों की स्थिति बेहतर करेगी और नए आयाम स्थापित करेगी। हाल ही में प्रदेश की भूपेश सरकार की नई उद्योग नीति में 2019-24 में कुल 21 बिंदुओं पर संशोधन अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी में नगद या जीएसटी की पूर्ति का विकल्प होगा। अभी तक नगद अनुदान के लिए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पात्रता थी। प्रदेश के मुखिया ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नगद या जीएसटी में अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। वहीं कोरोना काल में भी उद्योगों को कई तरह की सरकार ने छूट दी है। इसने आपको जान करके मतलब बड़ा हर्ष होगा, बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने जो है स्टील उद्योग के लिए 1 रुपया 21 पैसा की अभी सब्सिडी अनाउंस की है बिजली की दरों में। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो दरें हैं बिजली की, वो कोई भी पूरे देश में जितने और स्टील प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, जो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, उनके तुलनात्मक तौर पे हम जो है प्रतिस्पर्धा में टिक पाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करने लगते हैं। ये सरकार आउट ऑफ द बॉक्स सोच जाके एक ऐसी औद्योगिक पॉलिसी लेके आई है जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकेंद्रीकरण करेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बस्तर अंचल के विकास और समृद्धि के लिए 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट को खोलने की सहमति दी है, ताकि यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। शहीद महेंद्र कर्मा की इच्छा थी कि दंतेवाड़ा सहित बस्तर अंचल में बड़े उद्योग लगे और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ही इस अंचल में बड़े स्टील प्लांट खोलने की पहल सरकार द्वारा की जा रही है। क्षेत्र है तो डी क्षेत्र में बेसिकली 150% तक की उन्होंने छूट का जो है ऐलान किया है। तो यानी अगर आप कोई संयंत्र बस्तर में जाके लगाते हैं और उसमें मान लीजिए आपने 100 रुपये खर्च करके आप जो है एक उद्योग का आप निर्माण करते हैं, तो 10 साल में सरकार आपको 150 रुपये वापस कर देगी। छत्तीसगढ़ में अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी स्टील इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी बहुत
बड़ी मात्रा में रोज़गार उत्पन्न करा पाती है। और आगे जो MOUs हो रहे हैं, या जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि अभी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, जो नए क्षेत्र हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो वो भी काफ़ी रोज़गार उत्पन्न करा के देंगी। प्रदेश के मुखिया की दृढ़ इच्छा शक्ति और राज्य के विकास की दूरदर्शी सोच की वजह से नई उद्योग नीति तैयार हो पाई है। इस दूरगामी सोच के साथ ही प्रदेश के विकास की नई दशा और दिशा तय होगी। जी हाँ, आज के संदर्भ में हाथ की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर दिन 10 बार अपने हाथ धो रहे हैं, लेकिन उन लाखों भारतीयों का क्या जिनके पास दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। अगर हम इसे एक बेस पॉइंट के तौर पर देखें तो भारत में एक विशाल समूह ऐसे लोगों का है जो गंदगी और तंग घरों में रहते हैं। वो सभी पब्लिक सोर्सेज और सार्वजनिक जगहों पर स्थित पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं, जहां लगभग 30 मिनट पानी लाने में लगते हैं। ये उम्मीद कि लोग हाथ की स्वच्छता पर पानी खर्च करेंगे, मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूरगामी धारणा है। इसलिए एक महत्वपूर्ण कदम जो सरकार के साथ साथ इन डोनर पार्टनर्स ने वास्तव में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर लिया है, वो है मोबाइल हैंड वॉशिंग स्टेशन लगाना, जिसे लगाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इन शहरी गरीब बस्तियों में कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। बात करें अगर उड़ीसा की, जहां भूमि अधिकार दिया जा रहा है, अब तक उन्होंने 60,000 से अधिक झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को भूमि का अधिकार दिया है, जो उन्हें सरकार की कई सब्सिडी के तहत अपने आवास को अपग्रेड करने में सक्षम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मिशन जो चल रहा है वो है वसुधा, जिसका मकसद हर घर जल देना है, वो भी शहर के स्लम और गैर स्लम एरिया को अलग किए बिना। और मुझे लगता है कि अगर हम लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। इससे हम शहर में अधिक लचीलापन पैदा कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।